आज हमारे हाथ एक बड़ा अजीब और मज़ेदार पन्ना लगा है। इसका शीर्षक है पिक्रिक एसिड। और सच कहूं तो इसे देखकर पहले तो लगा कि ये किसी केमिस्ट्री लैब का कोई पुराना मैनुअल होगा। हाँ, इसमें रासायनिक सूत्र वगैरह भी दिया है, HC6H2NO2 3O। बिल्कुल। लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प निकला। बहुत ज्यादा। ये है तो बस एक पन्ने का दस्तावेज, पर इसमें एक पूरी कहानी छिपी है। हाँ, एक खास तरह की थकावट की कहानी। और हमारा मिशन आज इसी कहानी को मतलब परत दर परत खोलना है। इस दस्तावेज के हिसाब से ये पिक्रिक एसिड क्या है, ये किन लोगों के लिए है, और ये किस तरह की समस्याओं को सुलझाने का दावा करता है। क्योंकि ये थकान से शुरू होता है, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहली ही लाइन बहुत नाटकीय है। ये कहती है कि यह पदार्थ अक्सर एक बर्बाद और थके हुए सिस्टम को पुनर्स्थापित करता है। तुरंत इसका जवाब देता है। वो इसे दो पुराने मेडिकल शब्दों से जोड़ता है, नर्वस प्रोस्ट्रेशन और न्यूरोस्थेनिया। अच्छा। नर्वस प्रोस्ट्रेशन का मतलब है तंत्रिका तंत्र का पूरी तरह से थक कर जवाब दे देना, और न्यूरोस्थेनिया जो 19वीं सदी में बहुत प्रचलित शब्द था, उसका मतलब था नसों की कमजोरी। नसों की कमजोरी। हाँ, इसे उस समय आधुनिक जीवन की बीमारी भी कहा जाता था। तो हाँ, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये तंत्रिका तंत्र के स्तर पर एक वास्तविक बर्नआउट की स्थिति है। अच्छा, तो ये उस तरह की थकावट है जो सिर्फ सोने से नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। और फिर स्रोत एक खास समूह का जिक्र करता है, साहित्यिक या व्यावसायिक लोग और उनकी दिमागी थकावट, जिसे ब्रेन फैग कहा गया है। ये शब्द ब्रेन फैग मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब आप घंटों तक किसी एक्सेल शीट को घूरते रहते हैं और फिर अचानक आपको अपना नाम भी याद नहीं रहता। हाँ हाँ, सही कहा। लेकिन ये स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जा रहा है, इसे एक गंभीर स्थिति बता रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ब्रेन फैग यहाँ एक अस्थायी मानसिक धुंध नहीं है। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ दिमागी काम करने की क्षमता ही खत्म होने लगती है। मतलब? ये ऐसा है जैसे आपके दिमागी प्रोसेसर की रैम पूरी तरह भर गई हो, और अब हर छोटा काम, हर नया विचार सिस्टम को हैंग कर रहा है। वाह! ये उन लोगों की समस्या है जिनका सबसे बड़ा औजार उनका दिमाग है। छात्र, प्रोफेसर, लेखक, व्यापारी, और अब वही औजार काम करना बंद कर रहा है। तो दिमाग थक चुका है, सिस्टम बिखर चुका है। क्या ये थकावट शरीर पर भी असर डालती है? मतलब किसी ठोस महसूस किए जाने वाले तरीके से? हाँ, और यहीं से बात और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सिरदर्द का जिक्र करता है, लेकिन उसके बारे में जो विवरण है वो असाधारण है। अच्छा, इस दस्तावेज में जो सिरदर्द का जिक्र है, उसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि ये सिरदर्द थोड़े से भी उत्साह, मानसिक परिश्रम या अधिक काम से शुरू हो जाता है। एक मिनट, मानसिक परिश्रम से सिरदर्द होना तो समझ आता है, लेकिन उत्साह से? हाँ, उत्साह से। इसका मतलब है कि तंत्रिका तंत्र इतना ज्यादा संवेदनशील और कमजोर हो गया है कि खुशी जैसी सकारात्मक भावना का आवेग भी सहन नहीं कर पाता। सहन नहीं कर पाता। ये एक ओवरलोडेड सर्किट की तरह है जिसमें कोई भी स्पार्क फ्यूज उड़ा देता है। इंतजार? क्या कहा? खुशी से भी सिरदर्द? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब पार्टी में जाने से या कोई अच्छी खबर मिलने से भी सिर में दर्द शुरू हो जाए। बिल्कुल। ये तो सामाजिक जीवन को ही खत्म कर देगा। सही बात है। और स्रोत सिर्फ ट्रिगर ही नहीं बताता, बल्कि दर्द की सटीक जगह भी बताता है। कहाँ? सिर और गर्दन का पिछला हिस्सा, जिसे ऑक्सीपिटल सर्वाइकल रीजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां आपका सिर आपकी गर्दन से जुड़ता है। अच्छा। ये कोई माथे पर होने वाला तनाव का सिरदर्द नहीं है। इसकी जगह बहुत विशिष्ट है, जो इशारा करती है कि समस्या शायद मस्तिष्क के पिछले हिस्से या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी सिरे से जुड़ी है। और एक और बात जिसने मुझे चौंका दिया, ये सिर दर्द दुख या निराशाजनक भावनाओं से भी शुरू हो सकता है। ये कमाल की बात है, क्योंकि हम सबने सुना है कि स्ट्रेस से सिर दर्द होता है, लेकिन ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। दुख से गर्दन के पीछे दर्द होना, ये दिखाता है कि शायद हमारे इमोशंस की अपनी एक शारीरिक भाषा होती है। आपने बहुत गहरी बात कही। स्रोत यहाँ मन और शरीर के बीच एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित कर रहा है। बिल्कुल। जैसे ही मन में दुख का भाव आया, वैसे ही शरीर के एक खास हिस्से में दर्द उभर आया। ये उस विचार को चुनौती देता है जो भावनाओं को सिर्फ मन की बात मानता है। यहाँ भावना एक शारीरिक घटना है,
एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है जिसका सीधा असर नसों पर पड़ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर एक ऐसे नर्वस सिस्टम की है जो पूरी तरह से बिखर चुका है। दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से तक सब कुछ प्रभावित है। क्या ये असर और नीचे पूरी रीढ़ की हड्डी तक जाता है? हाँ, और ये इस कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा है। सिरदर्द के साथ साथ स्रोत रीढ़ की हड्डी में जलन का भी उल्लेख करता है। जलन? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। ये बताता है कि समस्या सिर्फ सिर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की धुरी यानी स्पाइनल कॉर्ड में फैल चुकी है। जलन? ऐसा लगता है जैसे नसों में आग लगी हो। और स्रोत रीढ़ और पीठ में अत्यधिक कमजोरी की भी बात करता है। बिल्कुल। और फिर एक बहुत ही डरावना वाक्यांश आता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड के नरम पड़ने, सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्ड। ओह, आज के समय में हम इसे शायद किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन कहेंगे, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। ये दिखाता है कि स्रोत इस पदार्थ को किसी मामूली थकान के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और विनाशकारी प्रक्रिया के लिए देख रहा है। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती है। स्रोत में लिखा है कि ये हल्की थकान की भावना से शुरू होकर पूर्ण पक्षाघात तक पहुंच सकती है। ये तो एक दुस्वप्न जैसा है। एक लेखक या विचारक जिसका जीवन उसके दिमाग पर निर्भर है, वो पहले सोचने में असमर्थ होता है और फिर धीरे धीरे चलने फिरने में भी। हाँ, ये एक धीमी गति से बढ़ने वाली त्रासदी का वर्णन है। कमजोरी सिर्फ मांसपेशियों की नहीं है, ये उन नसों की है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं। और इस सब का केंद्र रीढ़ की हड्डी को बताया गया है। जलन का एहसास, कमजोरी और फिर पक्षाघात, ये एक बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक प्रगति का मार्ग है। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर है दिमागी बर्नआउट, एक खास तरह का सिरदर्द जो भावनाओं से ट्रिगर होता है, और एक कमजोर होती रीढ़ की हड्डी जिसमें जलन है। क्या ये असर सिर्फ अंदरूनी है या स्रोत किसी बाहरी दिखने वाले लक्षणों की भी बात करता है? मतलब त्वचा पर भी इसका कोई असर दिखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोत कुछ ऐसे लक्षणों का जिक्र करता है जो पहली नजर में बिल्कुल असंबद्ध लगते हैं। जैसे कि? वो कहता है कि शरीर के किसी भी हिस्से में छोटी फुंसियां, मतलब स्मॉल बॉयल्स हो सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से बाहरी कान की नली में। कान की नली में फुंसियां, सिरदर्द और रीढ़ की कमजोरी से इसका क्या लेना देना? ये तो बहुत ही अटपटा लगता है। हाँ, ये अटपटा है, लेकिन इस तरह के पुराने ग्रंथों में ऐसे ही छोटे, अनोखे और विशिष्ट लक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। अच्छा। वे एक तरह से उस स्थिति के फिंगरप्रिंट होते थे। हजारों लोगों को थकान होती है, लेकिन कुछ ही लोगों को दिमागी थकान, गर्दन के पीछे दर्द और साथ में कान की नली में फुंसियां होंगी। समझ गया। ये लक्षण इस पूरी तस्वीर को औरों से अलग और विशिष्ट बनाता है। ये पहेली का वो टुकड़ा है जो बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। समझ गया। ये एक तरह का अनोखा पहचान चिन्ह है। और स्रोत कुछ और भी संवेदनशील लक्षणों का उल्लेख करता है ना? हाँ, जैसे प्रियापिज्म और सैटेरियासिस। और ये साफ तौर पर कहता है कि ये रीढ़ की बीमारी से जुड़े हुए हैं। हाँ, और यहाँ स्रोत का नजरिया देखने लायक है। प्रियापिज्म एक दर्दनाक और लगातार बने रहने वाले इरेक्शन की स्थिति है, और सैटेरियासिस अत्यधिक यौन इच्छा को कहते हैं। आज के समाज में इन पर तुरंत एक नैतिक या मनोवैज्ञानिक लेबल लगा दिया जाता, लेकिन स्रोत इन्हें किसी चरित्र की कमी या मानसिक विकृति के रूप में नहीं देख रहा है। अच्छा। वह इन्हें पूरी तरह से एक शारीरिक लक्षण के रूप में देख रहा है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी में चल रही कोई गड़बड़ी है। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और नैदानिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शरीर का नियंत्रण करने वाला सिस्टम जब गड़बड़ाता है तो उसके परिणाम कितने अप्रत्याशित और विविध हो सकते हैं। तो ये पूरी तस्वीर अब और भी जटिल हो गई है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका है, उसका तंत्रिका तंत्र कमजोर हो गया है, सिर और रीढ़ में दर्द और जलन है, और साथ ही कुछ बहुत ही अजीब और विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी हैं। तो अब सवाल यह है कि इस स्थिति को क्या चीजें और बिगाड़ती हैं और क्या चीजें राहत देती हैं? यहाँ भी स्रोत एक बहुत स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। स्थिति को बिगाड़ने वाली चीजें, जिन्हें एग्रेवेशन कहा गया है, हाँ। वे है कम से कम मानसिक परिश्रम, किसी भी तरह की गति या हरकत, अध्ययन और नम मौसम। मतलब कुछ सोचना भी तकलीफ देता है। हाँ, बिस्तर से उठना भी तकलीफ देता है, और यहाँ तक कि मौसम का भी असर होता है। सही कहा। ये उस व्यक्ति की अत्यधिक संवेदनशीलता को दिखाता है। उसका पूरा अस्तित्व ही जैसे एक खुली हुई नस बन गई हो, जिसे हर चीज से दर्द होता है। बिल्कुल सही कहा। तंत्र का तंत्र अपनी सुरक्षात्मक परत खो चुका है, और इसके ठीक विपरीत
सुधार करने वाली चीजें, जिन्हें अमेलियोरेशन कहा गया है, वो क्या है? वे बहुत सरल है। ठंडी हवा और ठंडा पानी। ठंडी हवा और ठंडा पानी। ये एक मजेदार विरोधाभास है। जहां हर तरह की गतिविधि और उत्तेजना दर्द दे रही है, वहीं ठंडक आराम पहुंचा रही है। ऐसा क्यों? अगर हम लक्षणों को देखें, रीढ़ में जलन, सिर में धमक, तो ऐसा लगता है कि ये गर्म या सूजन वाली स्थिति है, चाहे वो शाब्दिक हो या लाक्षणिक। अच्छा। तंत्रिका तंत्र में एक तरह की आग लगी हुई है, और उस आग को ठंडा पानी और ठंडी हवा ही शांत कर सकती है। ये बात तो है। ये हमें उस स्थिति की आंतरिक प्रकृति के बारे में कुछ बताता है। ठीक है। अब दस्तावेज के अंत में एक सेक्शन है जिसका शीर्षक है रिलेशंस। इसके तहत कुछ और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कैलिपी, फॉस, सिल वगैरह। इसका क्या मतलब है? पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक लिस्ट है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इस दस्तावेज का शायद सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला हिस्सा है। अच्छा। ये हमें उस समय की मेडिकल सोच के बारे में बताता है। ये वो पदार्थ हैं जिनके लक्षण पिक्रिक एसिड से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। तो ये एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन है। हाँ। तो ये एक तरह से संबंधित ज्ञान का एक नेटवर्क बनाता है। अगर एक काम नहीं करता तो शायद दूसरा कर सकता है। ठीक कहा। और ये उस दौर की सोच को भी दिखाता है। वे बीमारियों को नहीं बल्कि लक्षणों के समूह को देख रहे थे। तो काली फॉस, पिक्रिक एसिड और फॉस्फोरस, ये सब नर्वस थकान के अलग अलग फ्लेवर या पैटर्न हो सकते हैं। अच्छा। आज की मेडिकल साइंस पहले बीमारी का नाम, जैसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, तय करती है, फिर उसकी एक स्टैंडर्ड दवा देती है। ये दृष्टिकोण ठीक उल्टा है। कैसे? ये व्यक्ति के अनूठे लक्षणों के पैटर्न से शुरू होता है और फिर उस पैटर्न से मेल खाने वाला पदार्थ ढूंढता है। ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। ये एक दवा सबके लिए वाला मॉडल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि 100 लोगों को थकान हो सकती है, लेकिन हर किसी की थकान की कहानी अलग होगी। सही बात है। किसी का सिरदर्द दुख से बढ़ता है, किसी का गुस्से से, किसी को ठंडक से आराम मिलता है, किसी को गर्मी से, और हर कहानी के लिए एक अलग समाधान हो सकता है। तो इस संक्षिप्त लेकिन गहरी चर्चा से हमने क्या सीखा? मेरे हिसाब से तो ये कि इस स्रोत के अनुसार पिक्रिक एसिड को मानसिक और शारीरिक थकावट के एक बहुत ही गहरे स्तर के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये विशेष रूप से उन बौद्धिक लोगों को लक्षित करता है जिनका तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी काम के बोझ तले दबकर जवाब दे चुकी है। बिल्कुल। और हमने ये भी सीखा कि लक्षण कितने विशिष्ट और व्यक्तिगत हो सकते हैं, सिरदर्द की सटीक जगह से लेकर कान में फुंसियों और रीढ़ की हड्डी से जुड़े संवेदनशील लक्षणों तक। हाँ। यह हमें दिखाता है कि कैसे इस तरह के दस्तावेज बहुत ही सूक्ष्म लक्षणों के पैटर्न के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। यह केवल बीमारी के नाम, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के अनुभव के समग्र और अनूठे पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पूरी बातचीत में एक बात मेरे जहन में अटक गई है। बताइए। वही सरदर्द वाली बात कि वो दुख या निराशाजनक भावनाओं से शुरू हो सकता है। हाँ, यह एक बहुत गहरा अवलोकन है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी। दुख जो एक विशुद्ध भावनात्मक स्थिति मानी जाती है, और गर्दन के पिछले हिस्से में होने वाला एक बहुत ही विशिष्ट शारीरिक दर्द, एक फिजिकल दर्द। हाँ, इन दोनों के बीच एक सीधा कारण और प्रभाव वाला संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? सोचने वाली बात है। वो कौन सा अदृश्य धागा है जो हमारी भावनाओं को हमारे शरीर के इतने सटीक हिस्सों से जोड़ता है, और इतनी सटीकता से जोड़ता है? बिल्कुल, ये हमारे भावनात्मक और शारीरिक अस्तित्व के बीच के उस जटिल और अक्सर अनदेखे रिश्ते के बारे में क्या बताता है, जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं।